नमस्कार, दिन भर के अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स कि प्रधानमंत्री मोदी जी कजाकिस्तान में होने वाली एससीओ समिट को अटेंड नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें, उनके तीसरे कार्यकाल के शुरू होने के बाद उनकी एक काफी बड़ी मीटिंग होने वाली थी चीन और रूस के राष्ट्रपति के साथ। वहीं एक काफी बड़ी ग्लोबल मीडिया ने रिपोर्ट पब्लिश करते हुए बताया है कि चीन बिना किसी हमले के भी ताइवान पर पूरी तरीके से कब्जा कर सकता है। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी अपनी यूएई यात्रा पर निकल चुके हैं और वहां पर भारत और यूएई के बीच कुछ बड़े एग्रीमेंट्स किए जाएंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल अथॉरिटी ने भारत की एक याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें भारत के करीब $5 लाख फंसे हैं और भारत की ये याचिका सिर्फ चीन की वजह से खारिज की गई है। साथ ही आज के इस वीडियो में कजाकिस्तान, चीन, ताइवान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, भारत, अमेरिका से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल खबरों पर बात की जाएगी। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी आखिर एससीओ समिट में क्यों नहीं पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। असल में भारत के अंदर 24 जून से लेकर के 3 जुलाई के बीच संसद सत्र होने वाला है। इसी दौरान स्पीकर का चुनाव होगा, राष्ट्रपति जी दोनों सदनों के लिए संबोधन शामिल होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी लोकसभा और राज्यसभा में प्रेसिडेंट को धन्यवाद देंगे और ऐसे तमाम तरीके के वर्क देश के अंदर शुरू होने वाले हैं। वहीं एससीओ सम्मेलन कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिमिस जमार्ट के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, कई सेंट्रल एशियाई कंट्रीज के नेता शामिल हो गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तक इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, लेकिन देश के अंदर होने वाले इस इम्पोर्टेंट संसद सत्र की वजह से शायद प्रधानमंत्री मोदी जी इस पूरे प्रोग्राम को स्किप कर दें और मे भी वो टाइम निकाल करके जा सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स बता रही हैं कि शायद वो इस समिट को स्किप ही करने वाले हैं। अगर एससीओ की कुछ डिटेल्स की बात की जाए तो इसका नाम है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसे 2001 में बनाया गया था। इसमें शामिल सभी देश जैसे कि चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान शामिल हैं, ताकि ये सभी मिलकर के आपस में आर्थिक सहयोग बना सके और आपस में संस्कृति को शेयर किया जा सके और समय समय पर एससीओ समिट होती रहती है। अगली बड़ी अपडेट की बात की जाए तो काफी बड़ी एजेंसी जिसे हम थिंक टैंक के नाम से जानते हैं, इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें बताया है कि चीन आने वाले समय में ताइवान पर बिना किसी हथियार के हमले के भी ताइवान पर कब्जा कर सकता है, लेकिन चीन यहाँ पर ताइवान के ऊपर एक साइलेंट अटैक करने वाला है। साइलेंट अटैक ताइवान की अर्थव्यवस्था पर किया जाएगा। वहीं कई एक्सपर्ट्स ने भी इस रिपोर्ट को सही ठहराया है। वाशिंगटन के थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने कहा है कि चीन अगर सिर्फ ताइवान के जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हैं उस पर नाकाबंदी कर दे, ये एक तीसरा रास्ता है ताइवान को काउंटर करने का और चीन उनके जितने भी होने वाले ट्रेड्स हैं उनको अगर इफेक्ट करता है तो सीधे सीधे ताइवान की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचेगी। और इससे भी बड़ा एक मेथड निकाला गया है जिसे ग्रे जोन रणनीति कहा जाता है। इसमें बताया गया है कि चीन ताइवान की जो एनर्जी सप्लाई है उसे किसी तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। इसमें चाहे उनकी पावर सप्लाई हो या फिर उनको मिलने वाले पेट्रोल, डीजल और क्रूड ऑयल की सप्लाई, इसको डिस्टर्ब किया जाएगा और डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट उनकी अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल सकता है। कम अर्थव्यवस्था यानी कि वो कम डिफेंस और खर्चा करेंगे और चीन दूसरी तरफ से अपनी डिफेंस को मजबूत करता चला जाएगा। तो ये काफी बड़ी स्ट्रैटेजी चीन की तरफ से अप्लाई की गई है और चीन ने कई बार इसका इस्तेमाल करते हुए कई देशों को नुकसान पहुंचाया है। अगली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है यूएई से, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, जहां आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं और वहां पर जाकर के वो अपने शमकस अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। वहीं दोनों नेताओं के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर डिस्कशन किया जाएगा और मेनली यहाँ पर फोकस किया जाएगा कि दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है उसे लोकल करेंसीज में किया जाए। लास्ट ईयर हमने देखा है कि किस तरीके से यूएई से हमने करीब 1 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराया और उसके बदले जो पेमेंट है वो इंडियन रुपीज में की है और इसी तरीके के बायलैटरल ट्रेड्स को प्रमोट करना चाहते हैं दोनों ही देश, ताकि हम डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकें। क्योंकि अगर हम दोनों ही देश डॉलर में ट्रेड करते हैं तो अपनी लोकल करेंसीज को एक बार डॉलर में चेंज कराते हैं, फिर उसके बाद दूसरे देश में वो पैसा उसकी करेंसी में चेंज होने में बहुत सारा समय और कई सारे टैक्सेस भी पे करने पड़ते हैं, जिससे बचने के लिए लोकल करेंसीज में ट्रेड करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि आज यूएई के अंदर करीब 35 लाख भारतीय रहते हैं जो भारी मात्रा में वहां से रेमिटेंसेस भारत को भेजते हैं और इस समय भारत के अंदर जो रेमिटेंसेस रिसीव करने की संख्या है वो करीब 125 बिलियन $, है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है जो सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस रिसीव करता है। आज दोनों ही देशों के बीच में करीब 43 बिलियन $, का ट्रेड किया जाता है, जो कि साल 2019 और 20 में करीब 60 बिलियन $, का था। अगली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है इजरायल और हिजबुल्लाह की तरफ से। असल में हसन नसरल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि हम आखिरी दम तक इजरायल के साथ लड़ते रहेंगे। आपको याद होगा रिसेंटली वार्निंग जारी
की गई है कि लेबनान पर एक बड़ा हमला हो सकता है और इस पर हिजबुल्लाह के संगठन ने कहा है कि यदि इजरायल हमला करता है तो हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और चुप नहीं बैठेंगे। इजरायल को पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ नसरल्लाह की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि वो किस तरीके से इजरायल पर हमला करने वाले हैं और इस बार चुप नहीं बैठेंगे। इसी के साथ नसरल्लाह ने एक और स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर लेबनान पर एक भी हमला किया जाता है तो इनका जो संगठन है, जिसे आज के समय में काफी ताकतवर संगठन भी माना जाता है, ये बिना किसी रोक टोक के इजरायल पर हमला करेंगे। आप जानते होंगे इजरायल की सेना हिजबुल्लाह पर बीते 8 महीनों से रुक रुक कर गोलीबारी और रॉकेट से हमले कर रही है, लेकिन अब दोनों ही तरफ से जो टेंशंस बनी है इससे पता चलता है कि एक बड़े युद्ध की तैयारी हो सकती है। अगली और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो इजरायल में वुमेन्स ने भी अपनी कमर कस ली और पूरी तरीके से तैयार हैं युद्ध लड़ने के लिए। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 42,000 महिलाओं ने गन लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है और वो न सिर्फ गन खरीद रही हैं बल्कि गोलियां चलाने की पूरी ट्रेनिंग भी ले रही हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास की ओर से इजरायल पर हमला किया जाता है, जिसके बाद दोनों ही देशों में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है और उसके बाद से ही इजरायल की महिलाओं ने यह फैसला किया कि लगातार वो गन खरीदेंगी और गन चलाने की प्रॉपर ट्रेनिंग भी ली जाएगी। इजरायल के सुरक्षा मंत्रालय के अनुसार इजरायल और वेस्ट बैंक में करीब 15,000 से भी ज्यादा महिलाओं के पास बंदूकें उपलब्ध हैं और 10,000 महिलाओं ने इसे चलाने की ट्रेनिंग सेंटर में एडमिशन भी ले लिया है। सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ 1100 लोगों की मौत पर इजरायल इतना ज्यादा भड़क चुका है। अगर थोड़े से भी ज्यादा नागरिक मारे जाते तो इजरायल किस हद तक जाकर के युद्ध लड़ता, शायद इसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। यहाँ पर एक अच्छा मैसेज ये है कि इजरायल में किस तरीके से लोग एक साथ जुड़ करके रहते हैं। जब देश के ऊपर एक बड़ा संकट आया तो क्या महिला क्या पुरुष सब एक साथ मिलकर के एक साथ खड़े हुए हैं। वहीं आज भारत के अंदर कुछ छोटे छोटे संगठन है जो जाति धर्म के नाम पर बटे रहते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सारी चीजें एक तरफ, जब भी देश के ऊपर कोई बड़ा संकट आएगा तो देश के सभी नागरिक एक साथ होकर के देश के लिए ही काम करेंगे। इस पर आप अपना क्या ओपिनियन रखते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है भारत, चीन और श्रीलंका से। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही खबर सामने निकल के आती है कि हिंद महासागर के पानी के नीचे स्थित आफाना से निकितिन सीमाउंट पहाड़ को लेकर के भारत और श्रीलंका के बीच थोड़ा सा तनाव बढ़ गया है और इस तनाव को बढ़ाने के पीछे एक कारण है, वो है चीन। और इस पहाड़ के लिए भारत ने जमैका स्थित इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के साथ दावा किया, लेकिन इसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की इस याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि भारत ने इस पहाड़ पर कब्जा करने के लिए अब तक करीब $5 लाख की फीस खर्च करती है और इस समय भारत के लिए बड़ा खतरा श्रीलंका नहीं बल्कि चीन है, क्योंकि चीन भी जानता है कि इस पहाड़ के अंदर काफी बड़ी मात्रा में मिनरल्स और मेटल्स निकाला जा सकते हैं जिनका चीन भरपूर इस्तेमाल करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पहाड़ों के अंदर भारी मात्रा में कोबाल्ट निकलेगा। इस कोबाल्ट का इस्तेमाल करते हुए आज के समय में मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई प्रकार के हथियार तैयार किए जा सकते हैं। भारत इस पहाड़ को लेकर के पिछले 15 साल से प्रयास कर रहा है और ऐसा भी नहीं है कि भारत ने इस चीज को लेकर के किसी नियम को तोड़ा हो। भारत ने जिस इंटरनेशनल अथॉरिटी के साथ सर्वेक्षण को लेकर के मंजूरी मांगी थी उसे यूनाइटेड नेशंस की तरफ से रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसके बावजूद भी चीन ने अपनी एक हर कोशिश करते हुए भारत को यहाँ से निकालने पर कामयाबी हासिल करनी शुरू कर दी है, लेकिन ये पहाड़ अभी भी भारत के पक्ष में जा सकता है और ये भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। पहली चीज कि भारत के करीब $5 लाख यहाँ पर फंसे हुए हैं। इसके अलावा चीन आज दुनिया भर में जो कोबाल्ट है उसका 70% हिस्सा अकेले कंट्रोल करके रखता है और अगर भारत यहाँ से कोबाल्ट निकालना शुरू कर देता है तो हमारी चीन से डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। इसके अलावा हम दुनिया भर में इसके मार्केट में अपनी पकड़ बना सकते हैं। आपके हिसाब से फैसला किसके पक्ष में जाना चाहिए, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगली बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और रूस की तरफ से। आपको याद होगा 19 जून को उत्तर कोरिया और रूस के बीच में एक इंपॉर्टेंट डिफेंस डील की गई है और ये एक दूसरे के लगभग एलाइज बन चुके हैं, जिससे अगर रूस पर हमला होता है तो उत्तर कोरिया पार्टिसिपेट करेगा और वहीं उत्तर कोरिया पर हमला होता है तो रूस पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन इससे पुतिन की तरफ से दक्षिण कोरिया को धमकी दी जा चुकी है कि यदि उसने यूक्रेन को हथियार भेजने बंद नहीं किए तो वो बहुत कड़े कदम उठा सकते हैं और इससे साउथ कोरिया को भारी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। अगली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है चीन और अमेरिका से जुड़ी हुई, जिसका असर अब पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। असल में अमेरिका लगातार कई ऐसे कानून तैयार कर रहा है जिससे चीन पर थोड़ा सा दबदबा बनाया जा सके। रिसेंटली चीन ने तिब्बत पर किए गए कब्जे को लेकर के कानून पास किया, लेकिन अब अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने एक ऐसा कानून तैयार कर लिया है जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी एडवांस कंप्यूटर चिप हैं, इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इनके डिजाइन अब चाइना को नहीं दिए जाएंगे। आपको बता दें अमेरिका भारी मात्रा में चिप बनाने की रिसर्च करता है और चाइना मास प्रोडक्शन करता है, लेकिन अगर नई टेक्नोलॉजी की चिप अमेरिका की तरफ से चाइना को नहीं दी जाएंगी तो चाइना भी नए और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स नहीं तैयार कर सकता और अब अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि इसे चीन को नहीं दिया जाएगा। वैसे तो यह फैसला 2023 में ही लिया जा चुका था, लेकिन अब एक प्रॉपर कानून तैयार किया जा रहा है जिसके बाद
कोई भी कंपनी डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से भी चीन की मदद नहीं कर पाएगी और इससे ग्लोबल ईवी मार्केट में बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक की शॉर्टेज होने की वजह से ना ही ज्यादा टेक्नोलॉजी एनहेंसमेंट हो पाएगी, इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्राइस बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे। अब इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका के पास क्या बैकअप प्लान है, ये सिर्फ अमेरिका ही जान सकता है। अगली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है भारत के डिफेंस सेक्टर से, जहां पर इंडियन नेवी ने 4 मेड इन इंडिया तापस ड्रोन को डीआरडीओ से खरीदने का फैसला किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, ये तापस एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस वाला ड्रोन है, जिसे बनाने में डीआरडीओ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और एचएएल ने पार्टिसिपेट किया है। अगले 24 महीनों के अंदर इन ड्रोन्स की डिलीवरी की जानी है। और अगर इसकी कुछ डिटेल्स की बात की जाए, इसको डेवलप किया गया है डीआरडीओ की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट लेबोरेटरी की तरफ से। इसकी मैक्सिमम एल्टीट्यूड रेंज है वो करीब 28,000 फीट की है। इसका मैक्सिमम एंड्योरेंस करीब 18 घंटे का है और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल सर्वेलेंस में किया जाता है। तो ये है आज की कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। क्या कुछ कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।